इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में धर्म को लेके रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ की डिमांड थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड थी, राइट। रिजर्वेशन इन जॉब की डिमांड थी। अब आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हो और वो उसका आधार था इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, तो फिर आपको पॉपुलेशन मालूम होनी चाहिए। राइट। सिर्फ पॉपुलेशन की एस्टीमेट हमने नहीं लेने हैं, तो नीतियाँ बनाने के लिए उन तबकों का सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस हमें मालूम होना चाहिए। राइट। इसलिए उसके ऊपर वो डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ। तो ओबीसी का डेटा कलेक्ट करने का उद्देश्य वही है राइट। कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो देखे और उनको रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू की जाए और उसमें क्रिमिलेयर होने की वजह से उनका इनकम और डेटा होना फिर और ज़रूरी था। ओबीसी में अलग अलग ग्रुप आ गए, जाट भी आ गए और ये भी आ गए, तो एक नेसेसिटी महसूस हुई कि भाई कुछ ना कुछ तो डेटा होना चाहिए। इसीलिए 2011 का सेंसस बनाया ओबीसी के लिए भी, उनके कास्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके। शेड्यूल कास्ट के अपने प्रॉब्लम अलग है, ट्राइब के अलग प्रॉब्लम है, ओबीसी के प्रॉब्लम अलग है, तो उसके लिए वो कास्ट सेंसस आया और वही लॉजिक को लेके फिर अभी 2027 में कास्ट सेंसस करने की इनिशिएटिव लिया सरकार ने। ओबीसी में भी जो सब कास्ट है उसकी भी ऑफिशियल लिस्ट बनी है, वेरिफिकेशन करके बनी हुई है। अच्छा। सेंट्रल की अलग है, स्टेट की अलग है, राइट। और कुछ स्टेट ने सेंसस भी किया है, बिहार ने किया, कर्नाटका ने किया, तेलंगाना ने किया, तो उसकी भी लिस्ट बनी हुई है। तो इनका ये कहना था और मुझे भी लगता है कि यदि लिस्ट बनी हुई है तो ओबीसी के लिए भी आपने लिस्ट के बेसिस के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। किसी ने पूछा एक बीजेपी के लीडर को, तो उसने कहा हम तो कास्ट सेंसस में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो अपोजिशन कह रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब जब बनेगा तो वही डाटा का एस्टिमेट करते रहेंगे सालों साल, हमें क्या। इस तरह की प्रवृत्ति है, तो इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये किया हुआ है। तो हर एक कास्ट की प्रॉब्लम्स अलग है ना। हाँ, एग्जैक्टली। पहले आपने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया अनटचेबिलिटी की बेसिस के ऊपर, फिर आपने कहा कि शेड्यूल ट्राइब को देते क्योंकि फिजिकल और सोशल आइसोलेशन है, फिर आपने कहा कि ओबीसी को देते क्योंकि वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, अनटचेबिलिटी से सफर नहीं होता, आइसोलेशन से सफर नहीं होता, गांव में रहता है, ठीक है ना। तो हर एक सब कास्ट के जिसको आपने रिजर्वेशन दिया है उसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। यदि ये कास्ट सेंसस है, उनके लिए आपको नीतियाँ बनानी है, तो उनके जो कास्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करो ना। तो आप जो है ग्रुप स्पेसिफिक क्वेश्चन उसने डालने चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस उसी के लिए बनाया जा रहा है, राइट। तो इस सेंसस से दो प्रॉब्लम होंगी, एक तो जो डेटा कलेक्ट होगा वो इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, वो पहला सवाल है। 41 लाख मिले तो हो सकता है 30 लाख आपको ना मिले, कुछ नहीं कर पाओगे आप। उद्देश्य ये होना चाहिए कि सेंसस की डेटा कलेक्शन की मेथड हमने इस तरह करनी चाहिए जिससे एरर जो है, कमियां जो है वो कम से कम इलिमिनेट नहीं हो सकती है, जिससे उत्पन्न हमें मिलता है। तो वो खेती, लैंड है, बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है प्राइवेट सेक्टर में। उसका कारण ये है कि कास्ट ने ये किया कि कुछ जातियों को एजुकेशन के अधिकार नहीं दिए, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं, जमीन के अधिकार नहीं, धंधे के अधिकार नहीं, कैजुअल लेबर करते रहो जैसे शेड्यूल कास्ट के बारे में। इसलिए इंटरकास्ट डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में। आवाज़ इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। देश में जनगणना को लेकर बहस है। लगभग 5 साल के बाद जनगणना का कार्य शुरू हो चुका है और सेकंड फेज का जो सेंसस है वो अक्टूबर से शुरू हो रहा है। लेकिन इस बीच में जो एक डिमांड थी कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए और विशेषतः ओबीसी का भी कॉलम उसमें होना चाहिए, सरकार ने अभी जो रिसेंटली नोटिफिकेशन जारी किया है उसके अंतर्गत जाति तो गिनी जाएगी। SC ST का सेंसस करना था, कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, लेकिन ओबीसी का सेंसस क्यों नहीं, जाति में इस सेंसस में ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं, ये एक विमर्श का मुद्दा है। और ओवरऑल सेंसस के संदर्भ में क्या परसेप्शन होनी चाहिए, किस तरह का नैरेटिव्स है, इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए और पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आज हमारे बीच देश के जाने माने विद्वान, विचारक, चिंतक, लेखक और यूजीसी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर सुब्रत स्वराज सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जिस तरह से कास्ट सेंसस को लेकर एक मुद्दा गहमाया हुआ है, इस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहला बेसिक सवाल कि ये सेंसस काफ़ी लंबे समय के बाद हो रहा है, 5 साल के बाद सेंसस हो रहा है, तो ये सेंसस का मूल उद्देश्य क्या है और
ये जो डाटाबेस सेंसस में आएगा उसका क्या इम्पैक्ट होता है? सेंसस जो है, पॉपुलेशन सेंसस जो है वो ब्रिटिश पीरियड में शुरू हुआ है। ओके। और मतलब मिड 19th सेंचुरी से अब तक वो चले आ रहा है। हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। और सेंसस की उसकी हिस्ट्री देखेंगे आप तो उसमें से ये हमें पता चल जाता है कि दो उसके उसमें तरह का डेटा लिया जाता है जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहली तो ये बात है कि भाई पॉपुलेशन, यस, टोटल कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, उसमें फिर उसको डिसएग्रीगेट करते हैं रूरल, अर्बन, मेल, फीमेल। और बाद में जो है फिर पॉलिसी के लिए सोशल ग्रुप का भी पॉपुलेशन एस्टिमेट होने लगा, जिसमें फिर रिलीजियस ग्रुप है। हाँ। और उसके बाद फिर सोशल ग्रुप, कास्ट आना हो गए। तो जनरल पॉपुलेशन सेंसस के साथ साथ फिर 1911 के बाद कास्ट का भी डेटा आने लगा, कलेक्ट करने लगे। उसका कारण यही था कि इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में धर्म को लेके रिलीजियस माइनॉरिटीज़ और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ की डिमांड थी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डिमांड थी, रिजर्वेशन इन जॉब की डिमांड थी। अब आप पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हो और वो उसका आधार था इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन, तो फिर आपको पॉपुलेशन मालूम होनी चाहिए, मुस्लिम की होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की होनी चाहिए। तो इस तरह से जो मेन उद्देश्य था वो पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करके करना था। लेकिन साथ साथ फिर बाद के पीरियड में ये हुआ कि नहीं भाई, पॉपुलेशन के साथ यदि हमें कुछ और भी सोशियो इकोनॉमिक डेटा हमें मिल जाता है जिसके बेसिस के ऊपर नीतियाँ बना सकती है, तो उसमें फिर आप आगे वाले सेंसस में देखेंगे, पर्टिकुलरली आफ्टर 1950 कि उसमें 50s के बाद तो पॉपुलेशन कास्ट सेंसस बंद हो गया। कास्ट सेंसस, लास्ट कास्ट सेंसस जो था 1931 में था। 41 में भी कोशिश की लेकिन सेकेंड वॉर की वजह से कुछ हुआ नहीं। अच्छा। 51 में तो बंद हो गया। तो लेकिन उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का डेटा आता था। तो उसमें फिर लिटरेसी, एजुकेशनल लेवल्स और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, वर्कर का एम्प्लॉयमेंट क्या पैटर्न, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, और एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड कितने हैं, उसमें निकाला जा सकता है। और फिर उसको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन में भी, रूरल एरिया में एग्रीकल्चर लेबर कितने हैं, कल्टीवेटर कितने हैं, इंडस्ट्री में कितने हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री में कितने हैं, इस तरह का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर का डेटा कलेक्ट करना शुरू हुआ। और उसमें फिर कुछ एडिशनल टेबल भी बाद में माइग्रेशन वगैरह के टेबल आने लगे। तो ये उद्देश्य रहा है कि पॉपुलेशन की एस्टिमेट और सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस के ऊपर डेटा हो। तो इसका मतलब यही था कि सिर्फ पॉपुलेशन की एस्टिमेट हमने नहीं लेने हैं, तो नीतियाँ बनाने के लिए उन तबकों का सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस हमें मालूम होना चाहिए। इसलिए उसके ऊपर वो डेटा कलेक्ट होना शुरू हुआ। अच्छा, बात हाँ, नहीं, एक उसमें इशू था कि जो अभी की सेंसस हो रही है, जैसा मैंने कहा कि 5 साल का गैप होने के बाद सेंसस हो रही है। फर्स्ट फेज़ तो केवल घरों का मैपिंग था। सेकंड फेज़ में जो एक्चुअल सेंसस होगी जिसमें पॉपुलेशन समझ में आएगा, लेकिन कास्ट सेंसस की डिमांड काफ़ी हो रही थी और विशेषतः ओबीसी का डाटा कलेक्ट होना चाहिए। लेकिन इसमें जैसा हमने अभी देखा है नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ने कास्ट सेंसस की तो बात कही है लेकिन ओबीसी के लिए स्पेशल कॉलम नहीं दिया, या फिर विजेएनटी, डीटी या अलग कम्युनिटीज़ के लिए स्पेशल कॉलम्स नहीं दिया। तो ओबीसी के सेंसस या कास्ट सेंसस होना क्यों ज़रूरी है? उसमें ये है कि जो शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का डेटा जिस वजह से लिया जाता है, जिस कारण के लिए वो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो 1951 से शुरू हुआ है, राइट, उसी कारण के लिए ओबीसी का भी डेटा भी है। अच्छा, क्योंकि शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी बनी। हाँ, तो उनका स्टेटस समझने के लिए, सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस समझने के लिए, उनकी और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को शेयर देने के लिए उसकी पॉपुलेशन का भी डेटा है और उनके एजुकेशन और सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस का भी डेटा है। और कॉन्स्टिट्यूशन के वक्त ये एक विचार आया कि भाई SC ST के अलावा और एक अदर बैकवर्ड सेक्शन है। हाँ,
और उसको भी, उसके लिए भी कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। उनके प्रॉब्लम अनटचेबल के जैसे एग्जैक्टली नहीं है, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डिसेबिलिटी उनकी भी है, उनको भी एजुकेशन के अधिकार नहीं थे। तो आपको देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है, उस जो बाबा साहेब ने दी है आर्टिकल 340 में, उसके तहत ही काका कालेलकर कमीशन बैठा, राइट। और वो काका कालेलकर कमीशन की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट नहीं हुई। उसके बाद मंडल कमीशन बैठा, और मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन की कि ओबीसी को फिर भी रिजर्वेशन होना चाहिए, और लेकिन वो उसमें हम इनकम का क्राइटेरिया लगाए जिसको क्रीमीलेयर कहते हैं। तो ओबीसी का डेटा कलेक्ट करने का उद्देश्य वही है कि उनका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो देखे, और उनको रिजर्वेशन पॉलिसी भी लागू की जाए, और उसमें क्रीमीलेयर होने की वजह से उनका इनकम और डेटा होना फिर और ज़रूरी था। इसलिए आप देखेंगे कि 2011 का जो सेंसस है उसी के पीछे वो रीज़न था कि कास्ट सेंसस हो। आपने ये देखा होगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बाद रिजर्वेशन में बहुत सारे ग्रुप धीरे धीरे इंक्लूड करना शुरू हो गए। डीएनटी का हो गया, नॉमेडिक ट्राइब का हुआ है, ओबीसी का हो गया। ओबीसी में अलग अलग ग्रुप आ गए, जाट भी आ गए और ये भी आ गए। तो एक नेसेसिटी महसूस हुई कि भाई कुछ ना कुछ तो डेटा होना चाहिए, इसीलिए 2011 का सेंसस बनाया। तो वही है कि पॉलिसी बनाए ओबीसी के लिए भी, उनके कास्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम को लेके। शेड्यूल कास्ट के अपने प्रॉब्लम अलग है, ट्राइब के अलग प्रॉब्लम है, ओबीसी के प्रॉब्लम अलग है। तो उसके लिए वो कास्ट सेंसस आया, और वही लॉजिक को लेके फिर अभी 2027 में कास्ट सेंसस करने की इनिशिएटिव लिया सरकार ने। लेकिन उसमें जो एक वाइड पर्सपेक्टिव ये है, या फिर जो लोग उसमें आपत्ति जता रहे कि इसमें केवल जातीय गिनी जाएगी, लेकिन उसको सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा, जैसा ओबीसी कम्युनिटी के लिए स्पेशल कॉलम नहीं दिया है। तो ये लिमिटेशंस आपको कहीं नज़र आती है इस सेंसस में? नहीं, इसकी बहुत लिमिटेशन है। जैसे आपने कहा अमन कि इसमें अब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। मतलब पहला तो हाउस होल्ड लिस्टिंग हो गई, राइट। उस वक्त उन्होंने ओबीसी को इंक्लूड नहीं किया उसमें। नहीं किया, तो ओबीसी ने फिर आवाज़ उठाई कि भाई हाउस होल्ड लिस्टिंग ही आपकी ओबीसी की नहीं है कि कितने उनके घर हैं, राइट। तो आप पॉलिसी कैसे बनाओगे? तो लेकिन सरकार ने नहीं मानी। बिल्कुल। तो वो हाउस होल्ड लिस्टिंग के वक्त हुआ, लेकिन अब जो सेकेंड फेज में जो पॉपुलेशन सेंसस किया जाएगा वो फरवरी 2017 में है, 27 में है। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट की जो है, क्योंकि वहाँ ठंडी बहुत ज़्यादा होती है फरवरी में, इसलिए सितंबर में उनके लिए वो सेंसस बहुत जल्दी होगा, अगले महीने ही उनके लिए सेंसस होगा। अच्छा, उसकी लिमिटेशन जो है वो ये है, जो मेरे जहन में है और ने भी रेज की है, वो ये है कि आप जो है 2011 सेंसस है, उससे जो कमियां आई, और इतना बड़ा सेंसस करने के बावजूद भी उस डेटा को आपने इस्तेमाल नहीं किया। तो उसका कारण ये था कि उन्होंने क्या किया था कि जैसे शेड्यूल टाइप के लिए लिस्ट बनी हुई है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लिस्ट बनी हुई है, तो आप उनको पूछते हो और उसका कोड होता है, उसको आप प्रेस करते हो। लेकिन उसी तरह उन्हें ओबीसी के लिए करना चाहिए। ओबीसी में भी जो सबकास्ट है उसकी भी ऑफिशियल लिस्ट बनी है, वेरिफिकेशन करके बनी हुई है। अच्छा। सेंट्रल की अलग है, स्टेट की अलग है, राइट। और कुछ स्टेट ने सेंसस भी किया है, बिहार ने किया, कर्नाटका ने किया, तेलंगाना ने किया। तो उसकी भी लिस्ट बनी हुई है। तो इनका ये कहना था, और मुझे भी लगता है कि यदि लिस्ट बनी हुई तो ओबीसी के लिए भी आपने लिस्ट के बेसिस के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। वो कहना चाहिए भी आप ओबीसी है तो कौन सी सबकास्ट है आपकी, उसके ऊपर आप पॉइंटर करो तो उसकी सबकास्ट आ जाएगी, उसका सीए भी आ जाएगा। और तेलंगाना ने तो हाई कास्ट की भी लिस्ट बनाई है। स्टेट लेवल भी तो आप बना ही सकते हो ना। बिल्कुल। हाई कास्ट की भी बना सकते हो, मिडिल कास्ट भी बना सकते हो, तो उन्होंने बनाई, उससे आसानी हो जाएगी। उसमें तेलंगाना में बिल्कुल आ गया। तेलंगाना सेंसस में सबकास्ट वाइज इंफॉर्मेशन है, तो उनका लेवल भी आप देख सकते हो। तो मेरा ख्याल है जो मेजर लिमिटेशन है इस 2027 कास्ट सेंसस की, वो ये है कि जो आपत्तियां, जो प्रॉब्लम 2011 सेंसस में आए, अब उन्होंने एस्टीमेट दे दिया है कि जब आपने ओपन एंडेड किसी को कहेंगे कि आपकी कास्ट बताइए,
तो वो अपना सरनेम भी दे सकता है, गोत्र भी दे सकता है, और नाम में बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। तो फाइनली उनको 41 लाख कास्ट मिली है। 41 लाख, जबकि 1931 में कुल मिलाकर 4,500 के करीब है। अच्छा। तो इतना वो बेचिदा और इतना यूजलेस डेटा हुआ कि बिल्कुल वो इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। तो 41 लाख कास्ट में सब कास्ट भी इंक्लूड है? वो सारा इंक्लूड है, सारा इंक्लूड, सरनेम के बेसिस के ऊपर दिया है, सबकास्ट के बेसिस के ऊपर दिया है, गोत्र है, और भी कुछ उसके साथ जो इथनिक कैटेगरीज होती है। ये 2011 के सेंसस के? 2011 के सेंसस से। अच्छा। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं ICSR का चेयरमैन था, तो जो जाट कम्युनिटी है ना, जाट कम्युनिटी को 5 राज्य में रिजर्वेशन है। आप तो उसके अध्यक्ष भी थे कमेटी के। तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये की कि भाई सेंट्रल में भी हमें आप सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जॉब में और पार्लियामेंट में हमें आप रिजर्वेशन दे दो। तो उन्होंने कमेटी बिठाई मेरे चेयरमैन के अंडरशिप। मैंने कहा भाई डेटा तो है नहीं, इवन नेशनल सैंपल सर्वे भी नहीं है। कहते हम आपको डेटा देंगे कास्ट का, कॉन्फिडेंशियल। अच्छा, उन्होंने डेटा दिया। अकेले जाट 2500 के करीब नाम थे। अच्छा, सिर्फ जाट नाम, जाट जटे क्या क्या कुछ अंदाजा नहीं। वो भेजे हरियाणा गवर्नमेंट से, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने करेक्ट करके फिर भी उन्होंने जो भेजे वो 1000 थे। तो ये हालत है। तो आप यदि इस तरह से प्रॉब्लम 2011 सेंसस जो हुआ था, तो आप उसी को कायम रख रहे हो। राइट। वही फिगर आएंगे, वही आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब इंटेंशन सही नहीं है। और उसमें आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में किसी ने पूछा एक बीजेपी के लीडर को, तो उसने कहा हम तो कास्ट सेंसस में इंटरेस्टेड नहीं है, ये तो अपोजिशन कह रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। अब जब बनेगा तो वही डाटा का एस्टिमेट करते रहेंगे सालों साल, हमें क्या। इस तरह की प्रवृत्ति है। तो इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ये किया हुआ है। तो मुझे लगता है इसका फायदा नहीं होगा। और इवन शेड्यूल साहिब के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें, क्योंकि अब सबकास्ट रिजर्वेशन उन्होंने प्रोविजन की है, सब कैटेगराइजेशन। तो उसमें वो किस तरह से करेंगे, कि पुराने तरीके से करेंगे या अभी तक कुछ नया इम्प्रूवमेंट लाएंगे, वो भी उसमें होना चाहिए। दूसरा ये है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लग रही है, एक तो ये है, दूसरा जो है डेटा जो उन्होंने दिया है वो करीब करीब जो पहले वाले सेंसस में था और इस वाले सेंसस में भी उन्होंने कुछ ज़्यादा वेरिएबल डाले हैं जो ज़रूरत थी नहीं। वैसे उसमें उन्होंने मोबाइल, फादर मदर का नाम और ये सारी एडिशनल चीज़ें डाली है, आधार कार्ड और नेशनलिटी पूछी है, नेशनलिटी सिटीजनशिप भी पूछी है। अच्छा, तो चलो ये कुछ वेरिएबल जो बिल्कुल चेंजिंग होते हैं। अब आपका मोबाइल ले लिया, आपने मोबाइल चेंज कर दिया, क्या फ़ायदा उसका। तो उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जो रिलेवेंट डेटा चाहिए वो कलेक्ट नहीं कर रहे। रिलेवेंट डेटा कलेक्ट नहीं हो रहा। अब मैं ये कह रहा हूँ अमन कि कास्ट सेंसस इसलिए बनाया है कि हमें कास्ट के बारे में उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मालूम करनी चाहिए और नीतियाँ बनानी है। एग्जैक्टली। अच्छा, आप क्या कर रहे हो कि यदि नीतियाँ बना रहे हो तो हर एक कास्ट की प्रॉब्लम्स अलग है ना। एग्जैक्टली। पहले आपने शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया अनटचेबिलिटी की बेसिस के ऊपर। फिर आपने कहा कि शेड्यूल ट्राइब को देते क्योंकि फिजिकल और सोशल आइसोलेशन है। फिर आपने कहा कि ओबीसी को देते क्योंकि वो एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अनटचेबिलिटी से सफ़र नहीं होता, आइसोलेशन से सफ़र नहीं होता, गांव में रहता है। ठीक है ना। तो हर एक सब कास्ट के जिसको आपने रिजर्वेशन दिया है उसके स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। यदि ये कास्ट सेंसस है, उनके लिए आपको नीतियाँ बनानी है, तो उनके जो कास्ट स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके ऊपर डेटा कलेक्ट करो ना। वो नहीं कर रहे, फालतू का डेटा कर रहे मोबाइल का। उसमें अब शेड्यूल कास्ट का प्रॉब्लम क्या है? शेड्यूल कास्ट का अहम प्रॉब्लम जो है अनटचेबिलिटी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। तो उसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के कुछ 5-6 सवाल होने चाहिए। आपका अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट है, एट्रोसिटी एक्ट है, उसमें 4-5 स्पीयर में डिस्क्रिमिनेशन होता है नहीं। सिविक कम्युनिटी जैसे कुआ है, नदी है, ये है, फिर एम्प्लॉयमेंट में, बिजनेस में, फिर एट्रोसिटी होती है नहीं। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन कौन कौन से स्पीयर में है, तो अनटचेबल के प्रॉब्लम आपको समझ जाएंगे। उसी तरह ट्राइबल के फिजिकल आइसोलेशन के बारे में आप सवाल पूछो, सोशल आइसोलेशन के बारे में पूछो। नॉमैडिक ट्राइब, उनकी प्रॉब्लम क्या है?
उनकी बेसिक प्रॉब्लम है कि एक जगह घर नहीं, उनका घर नहीं है, हाँ, घूमते रहते हैं, इसलिए नॉमेडिक है। हाँ, तो भैया एक दो सवाल तो उनको पूछो कि इस साल में आप कितने बार घूमे हैं, राइट, आपका अपना घर है क्या, हाँ, है तो कितने सालों से रह रहे हो, हाँ, या अभी भी नॉमेडिक नेचर में हो। ये सवाल पूछना चाहिए, उससे पता चल जाएगा हाँ, उनके बिल्कुल, प्रॉब्लम। उसी तरह डिनोटिफाइड ट्राइब है, हाँ, जिसको क्रिमिनल कहा था, हाँ, अब वो क्रिमिनल स्टिग्मा जो है वो रिमूव कर दिया, डिनोटिफाइड कर दिए, हम्म, लेकिन क्रिमिनलिटी से डिस्क्रिमिनेशन अभी भी उनका होता है। बिल्कुल, कहीं किसी एरिया में चोरी हुई तो वहाँ हाँ, उसी देखते पे हैं कि उनके बंजारा ऊपर, है या क्या है, हाँ, उनको पहले पकड़ो। यस, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ बेस्ड ऑन द क्रिमिनल टेंडेंसीज है, उसके ऊपर भी डेटा करो। उनको यही सवाल पूछो कि आपके जो पहले वाला स्टेटस था उसके आधार के ऊपर आपका डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या। दो तीन सवाल पूछो तो उसके आपको पता चल जाएगा। तो ये जो है और महिलाओं के बारे में भी कुछ सवाल होने चाहिए। आप महिला का पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे रहे हो आप, तो आप जो है ग्रुप स्पेसिफिक क्वेश्चन उसने डालने चाहिए, क्योंकि कास्ट सेंसस उसी के लिए बनाया जा रहा है। राइट, तो इस सेंसस से दो प्रॉब्लम होगी। एक तो जो डेटा कलेक्ट होगा वो इस्तेमाल कर पाएंगे या नहीं, वो पहला सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है, 41 लाख मिले तो हो सकता 30 लाख आपको नाम मिले, कुछ नहीं कर पाओगे आप। कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद फिर दूसरा सवाल ये है कि जो ग्रुप स्पेसिफिक पॉलिसीज समस्या है वो समझ नहीं पाओगे आप, और उसके लिए पॉलिसी डेवलप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा नहीं है मत कि हुआ नहीं है। तेलंगाना सरकार ने ग्रुप स्पेसिफिक सवाल रखे हैं। अच्छा, शेड्यूल कास्ट के लिए 2 सवाल रखे, वो भी लिमिटेशन है, मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था, लेकिन 2 सवाल पूछे उन्होंने कि भाई अंतरजातीय मैरिज होता है या नहीं। अच्छा, तो उसमें से आ गया कि रेड्डी में सिर्फ 5% इंटरकास्ट मैरिजेस है। ओके, फिर पूछा उन्होंने कि मंदिर में शेड्यूल कास्ट को एंट्री के लिए है या नहीं, उसके भी स्टैटिस्टिक आ गया। मैं कहूँगा कि और बढ़ाइए आप, लेकिन ये हो सकता है। यस, अभी हो सकता है। तेलंगाना ने प्रूव कर लिया कि डिस्क्रिमिनेशन के सवाल आप रख सकते हैं, उसके जवाब मिल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये जो इतने सारे एलिगेशंस हो रहे हैं, कंट्रोवर्सीज हो रही हैं, तो इसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या होना चाहिए डेटा कलेक्ट करने का, या फिर इसको किस तरह से ट्रांसपेरेंट वे में रखा जाए? क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं, जो बड़े सिविल सोसाइटीज़ के लोग भी हैं, वो इस तरह से बात कर रहे हैं कि ये जो डेटा जो है वो परफेक्ट नहीं है। नहीं, वो ये है कि इसलिए ये जो आर्गुमेंट ये है कि डेटा जितना परफेक्ट करना चाहिए उतना करें। हाँ, इसके बावजूद भी 5% 7% कमियाँ उसमें रहेगी, होती ही है। उसमें कोई वो उतना हमें टॉलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंसस है। तेलंगाना भी क्या किया, तेलंगाना का सेंसस हुआ, उसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन था कि हम तो आप हमारा धर्म पूछते हो, कास्ट पूछते हो, हम तो धर्म पे भी विश्वास नहीं रखते हो, कास्ट पे भी नहीं। तो वो चिड़े, तो उन्होंने क्या किया, फिर ये कॉलम रखा, नो कास्ट नो रिलीजन। तो आप इंप्रूव कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो, एथिस्ट भी तो रह सकते हैं। उद्देश्य ये होना चाहिए कि सेंसस की डेटा कलेक्शन की मेथड हमने इस तरह करनी चाहिए जिससे एरर जो है, कमियां जो है, वो कम से कम इलिमिनेट नहीं हो सकती है। तो उसका आधार यही है कि आपने हाउसहोल्ड लिस्टिंग बनाई है, लेकिन सेकंड फेज में आपको ये करना चाहिए कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और इवन हाई कास्ट, इवन अपर कास्ट, यस, इसकी आप लीज बनाइए। यूडब्ल्यू आरक्षण तो उनको भी है, हाँ, है कि नहीं? तो इसकी लीज बनाइए और लीज के कोड बनाइए फिर आप, और उसको पूछिए, और उसको फिर वो उसकी जो सब कास्ट बताता है वो आप ये कर लीजिए, और थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन उससे ले लीजिए। जहाँ कुछ प्रॉब्लम है उसमें एक एक्सट्रीम अदर कैटेगरी डाल दीजिए। तो जितना हो सके लिस्ट बेस्ड कास्ट को डेटा कलेक्ट करना चाहिए, और कुछ हद तक कंफर्म भी करना चाहिए। राइट। और दूसरा जो मैं कह रहा हूँ कि ग्रुप स्पेसिफिक सवाल भी उसमें इंक्लूड करने चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, सिर्फ आपको इनइक्वालिटी मिल जाएगी। एजुकेशन लेवल है, ऑक्यूपेशन है, तो शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, इसकी इनइक्वालिटी मिल जाएगी, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन सोर्स ऑफ इनइक्वालिटी, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं बोल पाओगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है लिस्ट तैयार करके लिस्ट के आधार के ऊपर डेटा हो, ताकि आप क्लियर हो कि ये सब कास्ट के लिए डेटा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी एंड हाई कास्ट, और उस पर थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन भी ले ले, ताकि मैक्सिमम एरर हम कम कर पाएँ। यस, लेकिन एक सवाल एक और ये भी है कि अगर सपोज इसी
क्रम से चलता रहा, क्योंकि सरकार एडमेंट है इस संदर्भ में। तो जो आपने अभी बातें बताई कि क्या अगर ऐसा नहीं होता है तो सेम इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे जैसे 2000? बिल्कुल होंगे। हाँ, बिल्कुल होंगे। देखिए आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के बारे में नहीं है, लेकिन ओबीसी एंड हाई कास्ट के बारे में, पर्टिकुलरली ओबीसी के बारे में हाँ, आप उसको पूछ रहे हो, आपकी जात बताइए आप। हाँ, हम्म? हाँ, तो जिस तरह से 2011 में यस, उसने अपनी जात बताई हाँ, और जिससे आपको 41 लाख कास्ट मिली, हाँ? अब थोड़ी सी प्रिकॉशन लेंगे तो 30 लाख होगी। अब उससे क्या कर पाओगे आप उससे, क्योंकि उस डेटा के बेसिस के ऊपर आप 2011 का डेटा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी डेटा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अच्छा, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपको बता दूँ। पॉपुलेशन सेंसस के अलावा नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च भी एक सर्वे करती है ओके, और लगातार करते आ रही है वो, उसमें सबकास्ट का डेटा होता है। अच्छा, तो मुझे महाराष्ट्र के लिए सबकास्ट के बारे में स्थिति करनी थी, तो वहाँ से मैंने डाउनलोड किया तो उसमें 2500 कास्ट आ गई महाराष्ट्र के लिए, अलग अलग कम्युनिटीज अलग की, अलग कम्युनिटी SC ST OBC SC माइनॉरिटी ST सभी। OBC हाई कास्ट। मैंने कहा इसका क्या करें 2500 कास्ट महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में। तो मैंने एक हमारे ओबीसी के मेंबर थे और सोशोलॉजिस्ट है, नाम नहीं लूँगा, उनको दिया। मैंने कहा तुम ओबीसी के मेंबर थे, इसको थोड़ा सा ना ग्रुप करके रिड्यूस करो। उसने अपनी समझ के हिसाब से उसको रिड्यूस करके दिया मुझे, फिर भी 250 कास्ट थी। अच्छा, तो फिर मैंने ओबीसी में? ओबीसी नहीं, पूरी महाराष्ट्र में, अच्छा, पूरी हाई कास्ट, लो कास्ट, SC अच्छा, ST। तो फिर मैंने क्या किया, अपना नॉलेज लगा के उसमें ब्राह्मण को सारा क्लब कर दिया, राइट, मराठा को और कुंबी को क्लब कर दिया, फिर आता है तेली, मालिस, हाँ, ये सारा। और उसके बाद उसी तरह शेड्यूल कास्ट में से 3-4 लोगों को बनाया, शेड्यूल का महार, चमार, ढोर, हाँ, और 1-2 और है, उसी तरह ट्राइब के लिए किया। तो वो बन सकता है, लेकिन आप यूँ ऐसा क्यों कर रहे हो? ओके, आप लिस्ट बनाओ इसी तरह से, हाँ, और लिस्ट के लिए आप डेटा मांगो, राइट, और ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं फिट होता उसमें तो अदर कास्ट एक कैटेगरी बना दो। हाँ, हाँ, तो मुझे लगता है इस डेटा का फायदा नहीं होगा, और होगा भी तो ऐसा है जैसे उन्होंने कहा, बीजेपी के किसी लीडर ने कहा 1-1.5 साल उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए लगेगा, हाँ, और वो डेटा प्रोसेस होने के बाद फिर उसमें डिबेट होगा, जैसे कर्नाटका में हुआ है कि नहीं हमारी पॉपुलेशन कुछ खास नहीं, हमारी पॉपुलेशन तो कम कर दी गई, अच्छा, तो वो सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाएगी। तो ये मुझे लगता है कुछ सिंसियरिटी नहीं है, सिंसियरिटी नहीं है। और ये भी सुना मैंने कि जो पॉपुलेशन सेंसस है वहाँ कोई एक्सपर्ट ग्रुप भी नहीं बनाया है अभी, ये बनाना चाहिए था 1 साल पहले। कास्ट सेंसस की डिमांड चल रही है, तो ये प्रोसेस क्या होनी चाहिए डेटा करने की, तो एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए। मैं एक दो एक्सपर्ट से बात की, मैंने कहा भाई आप एक्सपर्ट कमेटी में हो तो बताइए हमें। कहते सर अब वो कमेटी है नहीं, मैं मेंबर भी नहीं हूँ। अच्छा, तो ये सीरियसनेस नहीं है सरकार के पास में। सीरियसनेस नहीं है, तो मुझे लगता है ये प्रॉब्लमेटिक होगा, और जो उसका उद्दिष्ट है वो पूरी तरह मेरा ख्याल है हम उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। एक अंतिम सवाल ये है कि ये सारा जो प्रोसेस हो रहा है सेंसस के संदर्भ में, जिसमें पॉपुलेशन है या फिर अलग अलग कास्ट के सेंसस होने चाहिए, तो हम जो बात करते हैं इक्वेलिटी की बात करते हैं या कास्ट फ्री इंडिया की बात करते हैं, तो ये कितना कारगर हो सकता है अगर कास्ट एग्जैक्ट पता चले हमें, उसके अकॉर्डिंग पॉलिसीज बने और उसके अकॉर्डिंगली फिर उनका डेवलपमेंट हो, तो फिर हम कास्ट रिडक्शन की तरफ जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए हमारे सोसाइटी का जो प्रॉब्लम है कास्ट को लेके वो ये है कि इंटर सब कास्ट और इंटर कास्ट डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो डिस्पैरिटी एजुकेशन में है, वो डिस्पैरिटी ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में है, जिससे उत्पन्न हमें मिलता है। राइट, तो वो खेती, लैंड है, बिजनेस है, एम्प्लॉयमेंट है प्राइवेट सेक्टर में। उसका कारण ये है कि कास्ट ने ये किया कि कुछ जातियों को एजुकेशन के अधिकार नहीं दिए, ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं, जमीन के अधिकार नहीं, धंधे के अधिकार नहीं, कैजुअल लेबर करते रहो जैसे शेड्यूल कास्ट के बारे में। इसलिए इंटरकास्ट डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टैंडर्ड में। सोशल में तो ही है, अनटचेबिलिटी है, रिस्ट्रिक्शन है पब्लिक एम्यूनिटीज़ को एक्सेस करने के लिए। अब यदि उद्दिष्ट हमारा ये रहा, घटना में भी लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, वैसा भी रहा है 1950 से कि भाई जो तबका पीछे है एजुकेशन और इकोनॉमी की, उसको हम ऊपर कैसे लाएं, राइट, और इंटरकास्ट डिस्पैरिटीज को कम कैसे करें, ये है कि गैप कैसे रिड्यूस करें और कैसे हम सभी को ऑन पार लाएं, ये उसका उद्दिष्ट है। उसके लिए फिर हम जो पीछे है उसके लिए नीतियाँ बना रहे हैं। तो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन की पॉलिसी है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, ओबीसी के लिए
बदली हुई स्वरूप में लाई है, महिलाओं के लिए लाई है, इवन लोअर इनकम ग्रुप के भी लाई है। राइट। तो ये नीतियाँ हमारी कुछ हद तक बिल्कुल वेल प्लेस्ड है, लेकिन यदि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं, गैप कम हुई या नहीं, और यदि गैप है तो किस वजह से है, ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी आप पॉलिसी सजेस्ट कर पाओगे। इसलिए डाटा प्रॉपर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। डाटा जरूरी इसलिए है ऑन एजुकेशन और इकोनॉमिक स्टेटस की गैप जो अभी भी है, डिस्पैरिटी जो अभी भी है, उसके कारण हमें मालूम होने चाहिए। एग्जैक्टली। और हमारे पॉलिसी में मर्यादा क्या है, कैसी पॉलिसीज को एड्रेस नहीं कर पा रही है। तो यदि कारण पता चल जाएंगे तो पॉलिसी उसके लिए डेवलप की जाएगी। उसके लिए डेटा होना बहुत जरूरी, डेटाबेस पॉलिसी बहुत ही जरूरी है। और वो नहीं है तो फिर ऐसा है कि अंदाजे से बहुत सारी बातें हो रही हैं। जो कुछ नई ओबीसी में आना चाहती है कास्ट, तो उनके जो रिपोर्ट बन रहे हैं आपको मालूम है, वो डेटाबेस नहीं, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन है। वो जाट के लिए था, यहाँ हमारे यहाँ मराठा के लिए है, वो कर्नाटका में लिंगायत के लिए है। क्यों कि आप सेंसस सही तरीके से कलेक्ट नहीं, डेटा अच्छा नहीं है आपके पास, इसलिए लोग डाउट एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है डेटा इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारी इंटरकास्ट डिस्पैरिटीज़ है उसको कम करने के लिए वो डिस्पैरिटी के रीज़न हमें मालूम हो, और रीज़न के बेसिस के ऊपर हम पॉलिसी बनाएं, ताकि वो हम समानता लाने की कोशिश करें, बेसिकली इक्वेलिटी लाने की बात है इन ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये महत्वपूर्ण बातें आज सर ने हमें कही कि इक्वेलिटी डेवलप करने के लिए और सबको जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले, या जो डिस्ट्रीब्यूशंस है गवर्नमेंट के, उसके फ्रूट सब तक पहुँचे, इसके लिए परफेक्ट डेटा होना ज़रूरी है। और लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट जो डेटा के मामले में जो उनकी खामियां हैं, उनको सर ने बताया है कि किस तरह से दूर कर सकते हैं, इसे भी सर ने समझाया है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर इस पर चर्चा होनी चाहिए, और सरकार ने भी विचार करना चाहिए कि जो डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं वो सही में प्रॉपर है या नहीं है। क्योंकि जितनी कास्ट है, उस कास्ट का जैसा 2011 में इशू हुआ और लगभग 40 लाख के आसपास कास्ट बताई गई, वही अगर इस बार भी होगा तो प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं बन पाएंगी। और अगर प्रॉपर पॉलिसीज़ नहीं बनेगी तो डेफिनेटली जो रियल लोग हैं उन तक गवर्नमेंट के फ्रूट्स जो है, बेनिफिट्स जो है, नहीं पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस पर फिर चर्चा हो, विचार मंथन हो, और सरकार अपनी पॉलिसीज़ को फिर से बदले। सर, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।